एक राजा था जो नए नए कपड़ों का इतना शौकीन था कि वो अपने राज की आमदनी अपने शौक को पूरा करने में लुटा देता था। उसकी कामना हर समय यही रहती थी कि लोग उसके कपड़ों को देखते ही रहे। उसे न सेना को मजबूत बनाने की फिक्र थी, न ही खेल तमाशों में वह रस लेता था, न ही उसे घूमने फिरने में मन लगता था। हाँ, अपने नए कपड़ों को दिखाने के लिए वह चाहे 10 कोस चला जाता, कोई परवाह नहीं। दिन और रात के हर घंटे के लिए उसके पास अलग अलग पोशाक थी। जिस समय किसी राज के राजा के बारे में पूछने पर पता मिलता कि वह अपने मंत्रियों की बैठक में है, और अगर इसी समय कोई उसे राजा के विषय में पूछता कि राजा कहाँ है, तो उत्तर मिलता कि वह तो पोशाक बदलने वाले कमरे में गए हुए हैं। जिस शहर में राजा की राजधानी थी वह भरा पूरा थी, और वहां रात दिन आने जाने वाले की चहल पहल रहती थी। कोई ही दिन ऐसा गुजरता होगा जिस दिन बाहर से आने वाले लोग सैकड़ों की तादाद में राजधानी के बाजारों में दिखाई न पड़ते हों। इन्हीं दिनों में दो ठग उस राज में आ गए। उन्होंने लोगों को बताया कि वे बुनकर हैं और ऐसा बढ़िया कपड़ा बुनने जानते हैं कि सारे संसार में दिया लेकर भी ढूंढने से नहीं मिल सकता है। यहाँ तक कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। न केवल उस कपड़े का रंग और डिजाइन ही सुंदर होगा, बल्कि इसमें यह भी विशेषता होगी कि जो आदमी अपने पद के योग नहीं होगा या हद दर्जे के बेवकूफ होगा, उसे यह वस्त्र दिखाई नहीं देंगे। राजा ने मन ही मन सोचा, इस तरह के वस्त्र तो अनमोल होंगे। यदि मैं ऐसे कपड़े पहन लूं तो मुझे पलक मारते उन लोगों का पता मिल जाएगा जो अपने अपने पदों के योग नहीं है। तब मैं अपनी प्रजा से होशियार लोगों को चुन पाऊंगा। इससे मैं अपने लिए कपड़े बनवा लेता हूँ। और उसने उन ठगों को कपड़े बनाने के लिए फौरन ढेर सारा रुपया दे दिया और कहा कि वे फौरन काम शुरू कर दे। ठगों ने एक करघा लगाया और ऐसे दिखाई पड़ने लगे जैसे कपड़ा बुन रहे हों, पर करघा खाली था। उन्होंने राजा से बढ़िया रेशम और सोने के तार मंगवाए थे, पर उन्होंने इस्तेमाल करने की जगह अपने झोलों में छिपा लिया। देर रात तक वे खाली करघे के सामने बैठकर ऐसा जाहिर करते थे जैसे कपड़ा बुन रहे हों। राजा ने सोचा कि देखूं तो सही कि वे कैसे काम कर रहे हैं, पर यह सोचकर भी उनका दिल अजीब ढंग से धड़कने लगा कि जो बेवकूफ और अपने पद के लिए लायक नहीं है वो उस कपड़े को देख भी नहीं पाएगा। उसे ये भी चिंता नहीं थी कि उसके अपने साथ ऐसा होगा। फिर भी उसने सोचा कि पहली बार यह देखने के लिए कि वह कैसा काम कर रहा है, जाना चाहिए, किसी और को भेजना चाहिए। पूरे शहर में सबने कपड़े की जादुई गुण के बारे में सुना था। सभी यह जानने के लिए बेचैन थे कि उनका पड़ोसी कितना बेवकूफ और बेकार है। राजा ने सोचा, मैं अपने वफादार प्रधानमंत्री को भेजता हूँ। वो देख कर आएगा कि जुल्हा का काम कैसा चल रहा है। वह होशियार और अपने काम में लायक आदमी है। अगर कोई जांच कर सकता है तो वह वही कर सकता है। प्रधानमंत्री अच्छे स्वभाव वाला बूढ़ा आदमी था। जब वह उस कमरे में पहुंचा जहां जुल्हे काम कर रहे थे, तो उसने देखा कि करघा खाली था। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली और सोचने लगा, हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे तो एक भी चीज दिखाई नहीं दे रही है, अब क्या करे। फिर भी वह कुछ बोला ही नहीं। ठगों ने उसे करघे के पास बुलाया जिससे वह उनके बनाए कपड़ों का रंग और डिजाइन देख सके। खाली करघे की तरफ इशारा करके उसने देखने को कहा। बेचारा प्रधानमंत्री मंत्री करघे के एकदम निकट आकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, मगर उसे फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई तो तब देता ना जब वहां कुछ होता। उसने अपने मन में सोचा, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि मैं मूर्ख हो जाऊं? मुझे तो इस बात का गुमान तक भी नहीं था। मगर खैर, अब तो यह बात किसी पर प्रकट नहीं होनी चाहिए। और भला क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने पद के योग न हूँ? वो यह बताने से तो कतई काम नहीं चलेगा। ये मुझे कपड़ा दिखाई नहीं देता है। अरे,
आपने हमारे काम के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। दोनों ठगों ने एक साथ बोल पड़े। ओह, यह कपड़ा तो बहुत सुंदर है, बहुत लुभावना है, बूढ़े मंत्री ने कहा। और उसने फिर निकट गया और अपने चश्मे को संभालते हुए कहा कि बहुत सुंदर है, डिजाइन भी इसके बहुत सुंदर है, और रंग का तो कुछ कहना ही नहीं है। क्या बात है! अब मैं राजा साहब को कपड़े का राय बत्ती हाल बताता हूँ। बहुत शानदार कपड़ा है। हाँ, हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई, दोनों बुनकर बोले। फिर उन्होंने कपड़े के डिजाइन और रंग की बारीकियां मंत्री को समझाने का प्रयत्न किया। मंत्री सब ध्यान देकर सुनता रहा, जिससे राजा साहब के सामने कपड़े की सुंदरता बयान करते समय वो अब सारी बातें बता सके और उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सके जिसके द्वारा दोनों ठग कपड़े की बारीकियां समझा रहे थे। उसने ऐसा ही किया भी। अब दोनों ठगों ने और अधिक रेशम, सोने के तार और धन की फरमाइश की, तुरंत सब चीजें उन्हें दे दी जाए। उन्होंने सब चीजों का निवाला बनाया और आराम के साथ फिर अपने निरर्थक धंधे में जुट गए। वहीं खटाखट खटाखट और हवा की बुनाई जारी रही। एक दिन राजा ने एक कुशल मंत्री को यह देखने के लिए भेजा कि बुनकरों का काम कैसा चल रहा है। उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही घटना घटी। वह यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि करघा पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ख्याल है आपका? कपड़ा सुंदर है या नहीं है? दोनों ठगों ने उनसे यही सवाल किया और साथ साथ उस झूठ मूठ के कपड़े के डिजाइन और रंगों की सुंदरता बखारना शुरू कर दिया। मैं मूर्ख तो नहीं हूँ, उस मंत्री ने सोचा। नहीं, मैं अपने पद के लिए अयोग्य हूँ। हाँ, यह हो सकता है कि राजा साहेब ने जिस काम के लिए मुझे अब तक यहाँ भेजा है, मैं उसी के अयोग्य हूँ, और पता इसकी किसी को नहीं चलनी चाहिए। इसलिए उसने भी कपड़े की तारीफ की और उसके रंगों तथा डिजाइनों को खूब सराहा। फिर राजा के पास जाकर बोला, कपड़ा वास्तव में बहुत ही प्यारा है और आज तक किसी ने ऐसा कपड़ा नहीं देखा होगा। शहर में जिसके मुंह से सुनो, कपड़े की तारीफ ही हो रही है। अब तो राजा ने उसे स्वयं देखना भी चाहा। बाद में तो सामने आएगा ही, मगर करघे पर बुना जाता देखने में और ही बात थी। इसलिए राजा ने बहुत से सभासदों को अपने साथ लिया और कपड़ा देखने के लिए चल दिया। उन सभासदों में से वे ईमानदार और बुद्धिमान मंत्री भी थे, जो पहले कपड़ा देखने गए थे। जब राजा दोनों ठगों के पास पहुंचे, तो उसने देखा कि दोनों के दोनों पसीने पसीने हो रहे हैं और तेजी के साथ मशीन की तरफ अपना अपना काम कर रहे हैं। हालांकि उनके पास एक भी सूत का रेशा नहीं था। इतना शानदार कपड़ा है, दोनों मंत्रियों ने कहा। महाराज, तनिक और निकट चलकर देखिए ना, और इस कपड़े के डिजाइन और रंगों को सराहिए ना। उन्होंने खाली करघों की ओर इशारा किया। वे समझते थे कि चाहे उन्हें कपड़ा दिखाई दे या न दे, मगर औरों को तो जरूर दिखाई दे रहा होगा। यह क्या? राजा सोचने लगा। वाह, यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। वह तो बड़ी गड़बड़ की बात हुई। क्या यह हो सकता है कि मैं बेवकूफ हूँ या राजा होने की योग्यता मुझ में न हो? यह तो मेरे लिए बड़ी खराब बात होगी और सारे राज में मेरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए उसने प्रगट में कहा, हाँ, सचमुच कपड़ा बहुत सुंदर है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। और वह खाली करघों की ओर देखकर इसी तरह मुस्कुराने लगा, मानो डिजाइन की परख करने के बाद वह उस पर मोहित हो गया हो। यह तो वह किसी भी तरह स्वीकार करने को तत्पर नहीं था कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। लोगों ने वाह वाह की जड़ियां लगा दी। जितने मुंह उतने ही बातें। कपड़ा सुंदर है, बढ़िया है, शानदार है, रोबीला है, ऐसा है, वैसा है, और सभी प्रसन्न हो रहे थे, मानो उन्होंने कपड़े को अपनी आंखों से देखा है। राजा ने तुरंत उन्हें राजकीय बुनकर के पदक प्रदान किए और आज्ञा दी कि उन पदकों को अपने अपने कोट में लगा ले। राजा के सभासदों ने उन्हें सलाह दी कि उन मूल्यवान कपड़ों को आने वाले महासम्मेलन के दिन पहना जाए। राजा ने उनकी बात मान ली।
जिस दिन महासम्मेलन का जुलूस निकलना था, उससे पहली रात दोनों ठगों ने जाकर काम करते रहे। हर आदमी देख सकता था कि वे दोनों राजा के नए कपड़े तैयार करने में जमीन आसमान एक कर रहे हैं। उन लोगों ने ऐसा ही दिखाया मानो कपड़ा करघा पर उतर गया। अब उन्होंने बड़ी बड़ी तेज कैंचियां ली और हवा में तेज तेज चलाने लगे, और फिर बिना धागे का सुइयां लेकर ऐसा दिखाया कि मानो कपड़े सिले जा रहे हैं। अंत में जुलूस के समय से थोड़ी देर पहले वे हाथ पैर झाड़कर निपट गए, मानो भारी काम कर डाला है। उन्होंने संदेशवाहक से कहा, देख नहीं रहे हो, कपड़े तैयार हो गए हैं, राजा साहब को सूचना दो। संदेशवाहक तुरंत जाकर राजा को खबर दे आया, महाराज बहुत बढ़िया कपड़ा सिलकर तैयार हो गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजा अपने साथियों को लेकर स्वयं तैयार कपड़ों को देखने के लिए आया। ठगों ने अपने एक एक हाथ फैलाई, इस तरह दिखाया मानो बड़े कीमती कपड़े पहन रहे हों। एक बोला, देखिए महाराज, इस प्रकार के कपड़े सारी दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। यह देखिए, गले की काट बिल्कुल नए तर्ज की है और आस्तीन में घुमाव पर झोल की छाया तक नहीं है, और कमर तो मानो स्वयं राजा की कमर का मुकाबला कर ही नहीं सकती है। हुजूर, इन कपड़ों को पहनकर न केवल आप अपने राज के राजा दिखाई देंगे, बल्कि फैशन के राजा भी कहलाएंगे। इन कपड़ों की बारीकी को देखिए, जो इन्हें पहनता है उसे यह मालूम तक नहीं होता है कि वह कुछ पहना हुआ है, लेकिन इसी में तो इन कपड़ों की खूबसूरती छिपी हुई है। जी हाँ, यह बात तो 100% ठीक है, सारे सभासद बोल उठे। मगर वास्तव में उन्होंने देखा कुछ नहीं था, क्योंकि था ही कुछ नहीं जिसे वे देखते। अगर महाराज अपने कपड़े उतार डाले तो हम इसे शीशे के सामने महाराज को शानदार कपड़े पहना देंगे, ठगों ने कहा। राजा ने अपने सारे कपड़े उतार डाले। ठगों ने एक के बाद एक राजकीय वस्त्र राजा को पहनाने का दिखावा किया, और राजा भी जैसे जैसे वे कहते गए वैसे वैसे हरकत करता गया। यही नहीं, लोगों को यह दिखाने के लिए कि वह अपने नए वस्त्रों को कितने ढंग से पहन रहा है, शीशे के सामने खड़ा राजा कभी झुकते, कभी सीधे होकर कॉलर झटकते मालूम होता दिखाई दे रहा था, कभी सीधे होकर कॉलर को अच्छे से करते हुए। सभी चिल्ला उठे, वाह कितने सुंदर कपड़े हैं, कमाल है, ऐसा नमूना आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। रंग तो इसकी इंद्रधनुषी को भी मात दे रहा है, डिजाइन आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था, बहुत शानदार राजसी पोशाक है। एक मंत्री ने कहा, महाराज आपका छत्र आपको ले जाने के लिए बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, हम तैयार हैं, राजा ने कहा। क्यों, फिट हो गए ना? और यह कॉलर ठीक करता हुआ शीशे में अपने को अकड़ कर दिखाने लगा, मानो उन नए वस्त्रों में वह स्वयं को जांच रहा हो। राजा के लंबे लटकते चोंगे को उठाने वाले दासों ने नीचे झुककर दिखावा किया, मानो सचमुच में पोशाक के कायदे से उठाकर चल रहे हों। वे भी यह नहीं चाहते थे कि कोई यह न कह सके कि उन्होंने हाथ में कुछ नहीं उठा रखा है अथवा उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं देते हैं। वास्तव में कोई भी यह नहीं चाहता था कि वह जो काम कर रहा है उसके अयोग्य ठहरा दिया जाए अथवा मूर्ख मान लिया जाए। इसलिए राजा ने आज तक जितनी पोशाकें पहनी थी उनमें से यह भी पोशाक सबसे अधिक सफल हुई। यह दूसरी बात है कि पोशाक वास्तव में थी ही नहीं। अंत में एक छोटे से बच्चे ने चिल्लाकर कहा, देखो तो राजा नंगा है, राजा नंगा चल रहा है। लो सुनो तो इस अबोध बालक की बात। बच्चे का पिता घबराकर बोला, परंतु बात ने जड़ पकड़ ली और लोग एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर करने लगे, सच में राजा नंगा है। अंत में सब लोग चिल्ला पड़े, राजा ने कोई कपड़ा पहन ही नहीं रखा है, सब वहम में है। राजा बड़े चक्कर में पड़ गया, क्योंकि मन ही मन वह समझ रहा था कि वे लोग सही कह रहे हैं, मगर उसने यह भी सोचा कि जब इसने शुरू कर ही दिया है तो अंत करके छोड़ना चाहिए, नहीं तो बड़ी ही हेठी होगी। जुलूस आगे बढ़ता चला गया और दास लोग
उस पोशाक को थामे लिए चलते रहे। जुलूस आगे बढ़ता गया और उसके दास लोग पोशाक को थामे चलते रहे, जो थी ही नहीं, और सब लोग हंसी मजाक करते रहे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।